नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। हम हर दिन किसी ना किसी टॉपर से मिलते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि आप उन कहानियों से सीखें, उन कहानियों को सुने और उन कहानियों की जो सबसे अच्छी अनोखी बात है, चाहे वो जीत की हो चाहे हार की हो, वो आप तक पहुंचाएं ताकि अपनी प्रिपरेशन जब आप करें तो उन कहानियों को आप आधार माने। आज एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी ही कहानी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने एक नहीं बल्कि चार पांच एग्जामिनेशन एक साथ क्लियर किए, जिसमें से आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईडीपीआई एग्जीक्यूटिव और साथ ही बहुत सारे एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स पेंडिंग है जो कि इनको पूरा विश्वास है ये क्लियर करेंगे। हमारे साथ आज पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से गांव लसाना से जुड़े हैं सुखवीर सिंह जी। नमस्कार सुखवीर और ढेर सारी बधाई और स्वागत है आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। थैंक यू सो मच मैम, इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए। एंड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सुखवीर, हमें बहुत खुशी है क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक नहीं बल्कि चार पांच एग्जामिनेशन एक साथ किसी शख्स ने क्लियर किया है और आज आपने वो कारनामा करके दिखाया, तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी सीख है उससे बहुत सारे लोग सीखेंगे और अमल करेंगे। यस मैम, बिल्कुल। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। वी आर वेरी ग्लैड सुखवीर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैम, मेरा नाम सुखवीर सिंह है। जैसे आपने बताया, मैं लुधियाना के एक छोटे से विलेज लसाड़ा से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में करी है। एंड 2021 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन के फील्ड में एक एग्जाम होता है आईपीएस एसओ का, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है। मैंने सबसे पहले उस एग्जाम के लिए ट्राई किया था। अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाई कर गया, बहुत अच्छे मार्जिन से मेंस क्वालिफाई कर गया। मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था इंटरव्यू में। 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था। साथ ही साथ मैंने आईपीएस पीओ का मेंस भी दिया था और आईपीएस क्लर्क का मेंस भी दिया था। बट मेरा मोर फोकस था आईपीएस एसओ पर, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन एक स्पेसिफिक फील्ड में करा है। तो उस ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे था कि मैं उसी फील्ड में कुछ जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें ट्राई करूं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 1 अप्रैल को रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा था। मैं कुछ मार्जिन से उस एग्जाम में फेल हो गया था। तो उसके बाद दोबारा से एक एस्पिरेंट के तौर पे मैंने जर्नी स्टार्ट किया। और इस बार मैंने ट्राई किया कि मैं जानूं कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस कौन से फील्ड में है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आईबीपीएस पीओ का और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे मार्जिन से क्लियर कर दिया और मेरा मेंस में भी थोड़े से मार्क्स से रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने इन पे ट्राई किया होता तो शायद आज मेरे पास एक जॉब होती। तो फिर तभी मैंने अपना प्रिपरेशन जर्नलिस्ट स्ट्रीम में स्टार्ट कर दिया। मैंने उसके बाद सारे एग्जाम्स जो बैंक के हैं वो सारे फिल किए। उसके साथ मैंने नबार्ड का भी एग्जामिनेशन फिल किया, जिसमें मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ है। और आज मैं एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर आपसे बात कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द फेलियर्स दैट मैंने फेस किए। सुखवीर, जैसे आप बता रहे थे कि वापस से एक एस्पिरेंट की जो जर्नी रहती है उसको शुरुआत करना आसान नहीं होता है। वापस बिल्कुल। से अपने आप को उस साइकिल के लिए तैयार करना, माइंडसेट को तैयार करना, जबकि आपको पता है कि सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली ही हैं, और तब तक फिर एस्पिरेंट की साइकिल ऑफिसर बनने तक थोड़े से चूक जाना। कैसे तैयार किया खुद को, क्या समझा, क्या प्रेपरेशन में ऑल्ट्रेशन किया, थोड़ा सा इन सब के बारे में बताएं। जैसे मैम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या आप जिस एग्जाम को दे रहे हो, क्या आप बिलीव कर पा रहे हो कि आप उसको एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अगर आप खुद को ये क्वेश्चन पूछते हो, क्या क्या आप रेडी हो उस चीज के लिए। मुझे अपनी फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट से ही पता चल गया था कि मेरा डेफिनेटली होने वाला है। मैं बहुत कम मार्जिन से रहा हूँ। और मेरी प्रिपरेशन में भी मुझे पता चल गया है कि मैंने जर्नलिस्ट टीम में मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कि जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है मैं उन्हीं एग्जाम्स पर ज्यादा फोकस करूँ। तो फिर मैंने उसी वे में स्टार्ट कर दिया, अपनी स्ट्रेंथ और वीक एरियाज के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स जो मेरे अच्छे हैं उन पर और फोकस करके, और जो मेरी वीकनेसेस हैं उनको भी मैंने ट्राई किया कि मैं रिड्यूस कर दूं उनको।
ताकि, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके सभी सब्जेक्ट अबव एवरेज होने चाहिए। तो उसके बाद और बाकी मेंटली प्रिपेयर कर देना खुद को कि थोड़ा सा टाइम की बात है, आई विल सी माय नेम इन द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसी बात को लेकर मैंने आगे अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। और जो भी नोटिफिकेशन आते थे मैं इमेजिन करता था कि इसमें जो पोस्ट है उनमें से मेरा एक नाम जरूर होने वाला है। सो ऐसे एक एटीट्यूड के साथ बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, कुछ फ्रेंड सर्कल मिला जो आपको गाइड करता रहा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो जो उस वजह से ये जर्नी दोबारा स्टार्ट हो पाई। और बाकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बिलीव कर पा रहे हो कि आपको क्लियर कर लोगे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वजह से ही मैं चलता रहा और आगे आगे ग्रेटफुली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई और उनमें से काफी सारी ग्रैब हो पाई। तो सब अच्छा गया है अभी तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम एक साइकिल में हम सक्सेसफुल नहीं होते और उसके बाद हमको दूसरी साइकिल में जाना होता है, व्हाट गोज इनटू द माइंड, और हम चेंजेस कैसे लेकर आते हैं वापस ही उसी एनर्जी के साथ, ताकि ये अटेम्प्ट एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट। मैम, चेंजेस में सबसे पहले तो आपको रियलाइज करना है कि आप किन किन रीजंस की वजह से फेल हुए उस एग्जाम में। जैसे मैंने मैम आपको बताया कि पहले मैंने आईपीएस एसओ में ट्राई किया। मुझे उस एग्जाम के बारे में पता चला कि उसमें उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज काफी ज्यादा चेक होती है, और आप उस 60 क्वेश्चंस होने की वजह से आपका थोड़ा सा रिस्की है कि अगर आप किसी एरिया में लैग कर रहे हो तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं किया तो आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। दूसरी साइड मैंने देखा कि मेरा आईपीएस पीओ में 10 मार्क्स से रहा था और आईपीएस क्लर्क में मेरा अराउंड 7 मार्क्स से रहा था मेंस। तो मैंने देखा कि मैंने इनके मेंस की तैयारी नहीं करी थी, फिर भी मैं इनमें काफी अच्छा हूँ। तो मुझे और क्या क्या चीजें पॉलिश करके पेश करनी है नेक्स्ट अटेम्प्ट में जिससे मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो इस साल मैंने आईपीएस पीओ में, आईपीएस क्लर्क में वो सारे सुधार किए जो मेरी प्रिपरेशन में पिछले साल थे। और जब 10 मार्क्स कम आए थे, आज मैं 20 मार्क्स की लीड से वो एग्जाम का मेंस क्लियर करा। तो आपकी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। खुद को एक अच्छी सराउंडिंग में रखना, खुद को ये फीड करना कि आप सही रास्ते पे हो, कि आप जो कर रहे हो उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, बस लगे रहो तो सब कुछ हो जाता है मैनेज। उस जर्नी, वो सोचते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशन एक कॉमन पैटर्न पे काम करते हैं, और उन पैटर्न की ट्रिक्स और नैक्स अगर हमें समझ में आ गए तो सभी एग्जामिनेशन मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, बट पैटर्न सेम रहता है। आपने एक बिल्कुल। नहीं बल्कि 5 एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो रिजल्ट पेंडिंग है वो भी आपके ही फेवर में रहे। लेकिन सुखबीर बताएं कि एक कॉमन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक बैंकिंग एस्पिरेंट की, क्योंकि आपने सभी एग्जामिनेशन क्लियर किया है। जी मैम, जैसे हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट्स बैंकिंग एग्जामिनेशन में सेम है। भले वो आरआरबी हो, भले वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, सभी में रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो सभी में आने हैं। इसका लेवल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। जैसे आरआरबी क्लरिकल में, इंक्लूडिंग उसके मेंस में, जो लेवल आता है वो प्रीलिम्स लेवल आता है जिसमें आपका स्पीड का कंट्रीब्यूशन है। वहीं जैसे आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ जो कुछ एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो लेवल आता है वो आपके ज्यादा एनालिसिस के ऊपर, आपको क्वेश्चन चूज करके सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करना है। बेसिकली सब्जेक्ट सेम ही है, आपका वे ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जाम में और तैयारी का पैटर्न चेंज होता रहता है। सो इसके इसके लिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने अपना प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग किया। 1 अप्रैल को फेलियर देखने के बाद कुछ ही टाइम में मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था न्यू जर्नी। और उसमें मैंने क्या किया कि रीजनिंग, क्वांट्स के सारे जो मेरे पहले मैंने तैयारी में कमी छोड़ा था, कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे अरिथमेटिक के, या फिर मेरी स्पीड में थोड़ी सी कमी थी, वो सारे के सारे मैंने कवर अप करके मैंने अपना प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरा किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स किसी वजह से नहीं रुकना चाहिए। इस जर्नी में मैंने रियलाइज किया कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरी स्ट्रेंथ में है, किसको मैं जल्दी अटेम्प्ट कर लेता हूँ, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे पिक ही नहीं करने चाहिए। तो इस वजह से प्रीलिम्स, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश की अच्छी एक प्रिपरेशन से मेरा अच्छा हो गया। और वो मोर और लेस सभी एग्जाम्स में सेम ही होता है। अगर किसी में इजी आता है तो वहाँ उनकी मतलब कि जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हम सारे अटेम्प्ट कर पाते हैं। और इसी के साथ जब मैंने
मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने रियलाइज किया कि जो आरआरबी के एग्जामिनेशंस हैं उनके मॉक्स थोड़े से मुझे इजी लगाने हैं। मैंने बच्चों से बात किया कि उनके जो मेंस का पेपर आता है वो आपको स्पीड के साथ करना है और ज्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होंगे। सो उसी अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटेजाइज किया कि कौन से क्वेश्चंस जो मैं, जैसे मेरे केसलेट है वो आरआरबी पीओ और क्लरिकल दोनों में मैंने स्किप किया था कि उनमें ज्यादा टाइम लग सकता है और वहां पर कंपोजिट टाइम होता है। मोर और लेस आपको सब्जेक्ट्स अच्छे करने हैं, अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे खेलना है। जिसको ये आ गया आई थिंक वो प्रीलिम्स में तो कभी मार नहीं खाएगा, मेंस में अगर लक ने उनका साथ नहीं भी दिया तो कोई ना कोई जॉब तो वो जरूर क्रैक कर ले। सुखवीर, हर एक एग्जामिनेशन की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर मैं आईबीपीएस को आरआरबी से चाहूँ कि क्या उसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं? मैम सब्जेक्ट्स जैसे सेम ही है बट उनका जो क्वेश्चंस का लेवल है, पूछने का तरीका है, वो डिफरेंस आ जाता है। जैसे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल में जो डीआई आने हैं वो सिंपल आने हैं बट उनमें ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। बट आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस में या एसबीआई के बाकी एग्जामिनेशन में वो काफी इंटरेक्ट और लॉजिकल डीआई डालते हैं। सो आपको हर एक चीज के लिए तैयार रहना है बट थोड़ा सा प्री प्लान, जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया है उनसे बात करते रहना है कि किस टाइप का एग्जाम आ रहा है इसमें, उस अकॉर्डिंग वैसे ही मॉक्स देते रहना। और मॉक्स में भी डाइवर्सिफाई करो कि आप सिर्फ एक साइड के मॉक्स ना लगाओ, अलग अलग साइड के ट्राई करो। तो आपको एक मतलब समरी के जैसे तैयार हो जाता है कि इस एग्जाम के लिए मुझे क्या अप्रोच रखनी होगी। तो आपका एग्जीक्यूशन बेटर हो जाएगा और जो तैयारी करी होती है वो कभी कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर देती है, चाहे एग्जाम आपका साथ ना दे रहा हो उस दिन, बट आपकी जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर पार लेकर जाएगी। सो उस अकॉर्डिंग ही आपको, मतलब प्रिपरेशन सेम है बट आपके क्वेश्चंस का लेवल डिफर करता है। उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसमें ऐसा लेवल आएगा तो मुझे इन इन चीजों को पहले चूज करके उस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस में बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि उन पे जरूर फोकस करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, किस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है इनफैक्ट इन द एग्जाम और प्रिपरेशन में भी। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है सुखवीर? मैम जैसे बैंकिंग प्रिपरेशन में जनरल अवेयरनेस एक मेन सेक्शन रहता है जो मेंस में आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और मेंस में इस सब्जेक्ट को इग्नोर किया जाता है तो कई बार सेक्शनल्स रुक जाते हैं। मेरे केस में मैं प्योरली कहना चाहता हूँ कि मैंने जो जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ स्टडी आईक्यू को फॉलो किया है। मेरे जो भी मार्क्स होंगे आरआरबी क्लरिकल में मेरे आउट ऑफ 21 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए थे जो बहुत ही डिसेंट स्कोर है। आरआरबी पीओ में भी मेरे डिसेंट स्कोर आए हैं। मेरे जितने भी स्कोर आए हैं मैं उनका होल क्रेडिट मैं स्टडी आईक्यू को देना चाहता हूँ। मैंने उसके अलावा कोई भी सोर्सेज को फॉलो नहीं किया। मैंने सिर्फ सर की वीडियोस, सर की पीडीएफ्स उन्हीं से बार बार रिवाइज किया है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग आरआरबी क्लरिकल और आईपीएस पीओ मेंस दिए होंगे वो मेरे साथ रिलेट भी कर पाएंगे कि स्टडी आईक्यू का कोर्स कितना ज्यादा रिलेट कर रहा था एग्जाम लेवल से। जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए आईपीएस पीओ में तो स्पेसिफिकली वो सारे कोर्स में एज अ पेड क्वेश्चन आपको सर्व किए गए थे। तो इनफैक्ट जब मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस था उस टाइम मैं 3 एग्जाम एक साथ दे रहा था, आई आरआरबी पीओ का इंटरव्यू, नबार्ड का मेंस और साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ का मेंस। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कर पाऊँ बट लकीली मैंने कोर्स फॉलो किया तो उस कम टाइम में भी मेरे एक डिसेंट स्कोर आ गया। इनफैक्ट मैंने सिर्फ वन टाइम वीडियो देखा था। बाकी आपका टीचर के साथ कैसा अ, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा बैठ रहा है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे सर की बताई हुई चीज ज्यादा बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, उनका वे ऑफ लिंकिंग चीजों को, कि जैसे वो एक प्रीवियस न्यूज को आज की न्यूज के साथ लिंक करके पढ़ाते हैं उस चीज से मुझे दिमाग में चीजें पहले से सेट हो जाती थी, ज्यादा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बाकी पहले यूट्यूब वीडियोस के देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि हाँ इस टीचर से मुझे बहुत समझ आएगी। और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो वीडियो सोर्सेज को ज्यादा प्रेफर करता है। तो मेरे लिए कोर्स बहुत ही जैसे कहते हैं रामबाण की तरह काम किया है, क्योंकि प्रिपरेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी आईक्यू पे रिलाई किया है फॉर जनरल अवेयरनेस और सब कुछ अच्छा गया है जनरल अवेयरनेस। सुखवीर,
We are very glad, very proud of you. थैंक यू मैम। फिर भी थोड़ा सा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं। आपने अब मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं, ऐसी क्या कॉमन चीज रही है दैट हैज हेल्प यू टू गेट थ्रू द इंटरव्यू? कोई ऐसा एक्सपीरियंस खास जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम जैसे सभी आपको जब हम किसी से पूछते भी हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं, वो सभी आपको यही गाइड करेंगे कि इंटरव्यू आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। सो सेम उसी चीज को लेकर मैंने अपनी प्रिपरेशन को रखा था जब इंटरव्यू की बारी आती थी। तो अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो आज तक मेरे आई थिंक सो 5 इंटरव्यू मैं दे चुका हूं। और उन सभी के एक्सपीरियंसेस में एक चीज बहुत कॉमन है कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपका अब अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट करना कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या आप एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव साइड उनको शो कर पा रहे हो जो बाकी आप में होनी भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि आप उनसे हाइड नहीं कर सकते, वो काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सनल होते हैं जो हमारे हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। आपको अपनी ऑनेस्ट साइड ही रखनी चाहिए वहां पर। और उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स को लेकर आपकी पर्सनल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, जिस जगह के से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में, आप जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में, और जो आसपास हैपनिंग्स हैं उनके सभी के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये फील करना चाहिए कि मैं एज अ ऑफिसर हूँ और मैं, ये एक एग्जामिनेशन है, जो एक स्टेज है, सिर्फ वो देने यहाँ आ रहा हूँ। और मैं जल्दी इसको पास कर लूंगा और इसको एज अ एक्सपीरियंस मैं किसी को शेयर करूंगा। अगर इस फील्ड से आप जाओगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आप खुद को रिप्रेजेंट भी बेटर कर पाओगे। बट अगर आप ऐसे जाओगे कि यार मेरे मेंस में इतने मार्क्स हैं, अगर मेरे को इंटरव्यू में इतने मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो एक प्रेशर रहेगा। खुद को आप कैसे पेश कर पा रहे हो वो भी आपको एक पॉजिटिव वे में ही देखना चाहते हैं। एक मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ी भी है कि जब कोई स्टेज पर होता है तो जो सारे दर्शक उनको देख रहे होते हैं वो दुआ कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि हमको भी इंजॉयमेंट देखने, हम भी उनको देखकर एंजॉय करेंगे। सेम पैनल मेंबर हमसे चाहते हैं कि ये पर्सन जो हमारे सामने एक इंटरव्यू देने आया है वो खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, ताकि हम उनको प्रॉपरली जज कर पाए। तो ये चीज मैं एज अ लर्निंग सभी को शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही ऑनेस्ट वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और जो जो चीजें वो पूछते जाएं आप ट्राई करें कि आप अपने बारे में जानें, अपने आसपास में बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड नॉलेज शेयर करते रहें। बाकी बहुत सारे जैसे मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, तो उन सभी में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, तो आप एज सच कोई फिक्स चीज नहीं है जो आपको पूछी जाएगी। मोर ओवर बस आपको तैयार रहना है कि जो भी पूछ लिया जाए मैं तैयार हूँ, मैं जो मेरे को आता होगा मैंने बताना है। अगर नहीं आता होगा तो बहुत ही पोलाइटली आपको कह देना है कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। बट आपको एक शो करना है कि आप ईगर हो उस चीज को जानने के लिए। और जैसे आप हो वैसे ही आपको वो रिफ्लेक्शन आ जाती है। और बस यही चीजें थी मुझे जो शेयर करनी थी, बहुत सारी चीजें होती हैं बट मेन मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए। It was very good to know, and the way you've shared, I think it was going to help a lot of people. But final tip suggestion आप के लिए देना चाहेंगे? मैम जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा होगा, इस चैनल से जुड़ा होगा, मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ। आप सभी में बहुत सारे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले होंगे, कोई फोर्थ अटेम्प्ट में होगा, कोई किसी का सेकंड होगा। आप एक अलग अलग जर्नी शेयर कर रहे होंगे जो, बट एक कॉमन चीज जो सभी देख रहे होंगे वो एक डेस्टिनेशन। आपको सोचना है कि वो डेस्टिनेशन, जो सीट्स आई हैं उस एग्जाम के लिए, मेरी उनमें से एक सीट फिक्स है, बस मुझे ये स्टेजेस जो है एग्जाम के बस वो देने हैं। अगर आप इस एटीट्यूड से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन और चलते रहेंगे, ये फील करते रहेंगे, एक ईगरनेस रखनी है। मैं एक ग्रुप का पार्ट था टेलीग्राम में। कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी आपको, जो आज के सोशल मीडिया है वो आपको अच्छे वे में यूज करें तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैम उस ग्रुप की बात मैं जरूर करना चाहता हूँ। ए टू जेड बैंकिंग एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल में मैं जुड़ा हुआ था। वहां पर हम सभी मतलब एस्पिरेंट्स एक कॉमन मॉक दिया करते थे। और वहां पर ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया था कि 96 परसेंटाइल आने के बाद भी ऐसा होता था कि यार 99 क्यों नहीं है। और जब ऐसे एटीट्यूड के साथ हम चलते रहे तो एक टाइम आना कि कॉन्स्टेंटली आपके 99 परसेंटाइल आने लगे। फिर तो बस आपको रियल एग्जाम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना होता है कि हाँ मैंने जो तैयारी करी है मैंने अपना लेवल बेस्ट किया है और आज मैं उसको बस एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। और बैंकिंग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है।
आपको सारे के सारे एग्जाम्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट देखकर कि इसमें कम है, अपनी स्टेट से नहीं भरना, या बहुत सारे नेगेटिव चीजें होती हैं, बैंक में प्रेशर है, इन सभी को चीजों को ना सोचते हुए सिर्फ अपना आपको गोल देखना है, और उसके लिए आपको कैसे कैसे टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना है, उन चीजों पर फोकस करना है, और एक अच्छा सराउंडिंग रखते हुए पॉजिटिव इन्वायरमेंट में तैयारी करनी है। आप मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप जिस टाइम के लिए आप कह रहे हो ना कि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था वो। एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स बस लगाने हैं, क्योंकि कल को आप अगर इस टाइम को देखें, आपको फील होना चाहिए यार मैंने कुछ किया था, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया था, इस वजह से मैं यहाँ हूँ। तो ये सारी चीजें ही हैं। सभी को बेस्ट विशेस। जो भी एस्पिरेंट इस साल सारे एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं, अपना बेस्ट शॉट दो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस और उस उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बना के खुद के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। किसी और की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखकर मत फॉलो करना, अपने अकॉर्डिंग बनाना कि मुझे क्या चीज अच्छे से आती है, क्या चीज नहीं आती। नहीं आती तो कोई भी नहीं छोड़नी है। आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि आपको हर चीज करनी होगी, बट हाँ आपको स्ट्रेंथ पे जरूर खेलना होगा। थैंक्स अ लॉट सुखवीर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।